हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। मेंस की एक हम सीरीज लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2024 के लिए, और अभी हम मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश 23 के लिए जो ये सीरीज हमारी अभी चल रही है। आपको अगर कमेंट करके बताना है कि अगर आपको हमारे साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर करनी है तो उसके लिए भी हम अपने अनुभव के साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर हम एक सीरीज को लेके लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी हम, जैसा कि आप लोगों को बताया कि दो प्रश्न पत्र इस बार ऐड हुए हैं। नया जो सिलेबस ऐड हुआ है उत्तर प्रदेश 2023 में मुख्य परीक्षा में, अभी आपको जैसा कि पता होगा या जिन्हें नहीं पता है कि पहले क्या था, ऑप्शनल हुआ करता था। तो ऑप्शनल की जगह पे पेपर 5 और पेपर 6 जो कि दो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में दो सामान्य अध्ययन के पेपरों को जोड़ा गया है। हमने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 5 पे डिस्कस कर लिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगर आपको वहां देखना है तो आप वो जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी आज हम प्रश्न पत्र 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसमें सिलेबस में मुख्यतः जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसको किस हिसाब से डिफाइन किया गया है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले दो चीजों की जरूरत होती है। पहला सिलेबस यानी कि उसका विषय वस्तु क्या है, और दूसरी चीज कि उसके मुख्य परीक्षा यानी कि या प्रीलिम्स जो भी हुआ हो, जिस परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है। चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास है नहीं, जनरल कंपटीशन है, सभी के लिए सामान्य है। जो आयोग ने सिलेबस को डिफाइन किया है और डिसाइड किया है, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो इसके सिलेबस में क्या है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक परिदृश्य यानी कि जो अर्थव्यवस्था है और बजट, उसकी विशेषता क्या है, बुनियादी ढांचा क्या है, और जो नैतिकता है, नैतिक संसाधनों का उसका महत्व क्या है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका नैतिकता के आधार पे क्या महत्व है, राज्य के जो बजट है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उनसे जोड़ के जो है प्रश्न पत्र 6 में पेपर जो है जब सेट किया जाएगा यानी कि प्रश्नों को बनाया जाएगा तो उनमें इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा, जिसे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान पढ़ते समय इसे ध्यान में देखना होगा। क्योंकि आप बजट तो पढ़ते ही हैं लेकिन अब इन सारी बिंदुओं को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश का व्यापार देखें, वाणिज्य देखें, उद्योग देखें, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। क्योंकि किसी भी राज्य का डेवलपमेंट देखिए फ्रेंड्स तभी हो सकता है जब वहाँ का जो बिजनेस है यानी कि वहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है या कुछ और भी जो कि उद्योग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनका कंडीशन क्या है और उनके निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं। क्योंकि रोजगार का भी मुद्दा इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके बाद एक जो नया पॉइंट दिया गया वो क्या है कि उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि अभी हमने पेपर 5 में भी डिस्कस किया था। जब हम पेपर 5 अगर आप उसको अब जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और जितनी भी चीजें उसकी एक कटिंग रख लेनी है। स्टेट और सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या जब आप अभी उसको बहुत ज़्यादा बार बार रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे आपको रेफरेंस लेने में भी आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप किस तरीके से उन सारी चीज़ों को सेग्रीगेटेड करके अलग अलग चीज़ों को उसको कंपाइल करके रख सकते हैं, जिससे हम स्मार्ट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे की बात करें तो उसके प्रभाव क्या है, मानव संसाधन और कौशल विकास। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इतना मैक्सिमम पॉपुलेशन, देखिए हर एक चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक क्या होता है, नकारात्मक बिंदु होता है और दूसरा सकारात्मक बिंदु होता है। अगर आप इस नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आप एस्पेक्ट को अगर आप देख रहे हैं तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट है यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर उस मानव संसाधन को यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास, जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उसका आपने कौशल विकास कर दिया, स्किल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, अगर आपने उसका अगर क्या कर दिया, स्किल डेवलपमेंट कर दिया, तो फ्रंट स्किल डेवलपमेंट से वही जनसंख्या आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। जो आज आपके ऊपर बोझ महसूस हो रहा है वो कल के दिन क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो इन सारी चीजों को आपको ये इंटरव्यू में भी प्रश्न हो सकता है। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
क्योंकि बहुत ज्यादा है तो उसे आप नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं या सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो ये हमारी कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसे नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से लें या हम सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से लें। इसका एक हमारे सामने प्रस्तुत उदाहरण भी है चीन। अगर आप चाइना को देखिए तो चाइना ने अपने जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया और अपने पॉपुलेशन को किस तरीके से उसने डाइवर्जन करके स्किल डेवलपमेंट में, आज चाइना, अगर आप चाइना का डेवलपमेंट देखें तो मैं यूएस से ज्यादा डेवलपमेंट चाइना के विकास को मानता हूं। क्योंकि अगर आप क्रियान्वयन स्तर पे देखें कि आज से 30 साल पहले चाइना कहां था और 30 साल बाद देखिए चाइना कहां रहा है, तो जो चाइना का ग्रोथ मॉडल रहा है वो बहुत, उसका जो सीधा सा कॉन्सेप्ट रहा है वो रहा है स्किल डेवलपमेंट पे। उसने अपने लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया। यानी अगर हमारे साथ लोग हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनका यूटिलाइजेशन करते कैसे हैं। तो इसे हमें कैसे करना है फ्रेंड्स, हमें स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। यानी ह्यूमन रिसोर्स का अगर हम स्किल डेवलपमेंट करें तो उसे नेशन, यानी कि सबसे पहले स्टेट के ग्रोथ में यूज कर सकते हैं, देन हम उसे नेशन के डेवलपमेंट में भी उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज या योगदान हम ले सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त राजकोषीय नीति, आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रोजगार को या राज्य को एक बहुत ही अच्छा या स्पेसिफाइक दर्जा देने का। इससे देखिए कई एक जिला एक उत्पाद जो ये नीति है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, क्या है ये, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की जो ये नीति है, जो प्रोडक्ट की, उसमें यह बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देने को मिलता है। कि कई बार कई ऐसे टूरिस्ट हैं कि जैसे किसी भी जिले की कोई स्पेसिफाइड, जैसे बनारस की साड़ी है, अब बनारसी साड़ी को लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर काशी, चूंकि आपको पता है कि ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, तो अगर कोई काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ा लिखा है, बौद्धिक है, तो टूरिज्म से भी कहीं ना कहीं ज्यादा वहां से भी रोजगार मिलता है। और एक रोजगार का जो मुद्दा है वो यहां से भी उनको मिल जाता है। तो यहां से इसका मतलब क्या है कि इसको हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यही है ना कि जब आप सिलेबस को बहुत ही अच्छे से जब आप डिफाइन कर लेते हैं किसी भी सिलेबस को, तो आपको शब्दों का पूरा खेल, आप अगर शब्द को पूरा अगर अच्छे से डिफाइंड अगर आप कर ले रहे हैं तो इसको आप सॉल्व करने के कंडीशन में बहुत बेहतर रहेंगे। देखिए मुख्य परीक्षा का मुख्यतः जो विषय वस्तु होता है, यानी जो आपका टारगेट होना चाहिए वही कि जिसमें आप पारंगत हैं वो क्वेश्चन तो आप विद इन टाइम आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास वहां पे बिल्कुल नए आएंगे उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है 20 क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना। और पहली चुनौती है सॉल्व करना, दूसरी चुनौती है कि अगर आप उसे हल करते हैं तो उसके अंदर गुणवत्ता कितना लेके आते हैं। तो गुणवत्ता फ्रेंड प्रैक्टिस से आता है कि जो आप जानते हैं वो तो आप बेहतर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं उसे कैसे ऑन एवरेज करें, वही आपको दूसरों से क्या लेके जाएगा, अलग करेगा, डिफरेंट करेगा। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे जब हम पेपर 5 और 6 या 1 या जब हम मेंस की प्रिपरेशन की जो सीरीज चलेगी उसमें हम सारी चीजों को डिटेल से लेके आएंगे। अभी हम सिलेबस चल रहे हैं तो ज्यादा डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे। अब आइए आ जाते हैं दो उत्तर प्रदेश की जो नवीकरणीय ऊर्जा है और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और उसका प्रबंधन क्या है। आपको पता है कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ जो होता है जिसे हम बोलते हैं कि बिल्कुल सस्टेन ग्रोथ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रकृति की चीजों को संरक्षित करके रखें। आपको पता है कि प्रकृति की जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल अवेलेबल हैं, तो वो क्या है, वो लिमिटेड है, चाहे वो कोयले के रूप में ले लीजिए, चाहे पेट्रोलियम के रूप में ले लीजिए। इसीलिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं हमारे पास, उन सारी चीजों का कैसे हम उपयोग करें ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो हम क्या कर सकें, हैंड ओवर कर सकें, और पृथ्वी का भी एक जो ताना बाना है वो बना रहे। इसके बारे में हम फिर डिटेल चर्चा करेंगे। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की जननांकीय जनसंख्या और जनगणना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि फसलों का उत्पादन, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट के देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो आपको ये एक फासला साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि फसलों का व्यवसायीकरण यहाँ कैसे होता है। और फसलों का व्यवसायीकरण हालांकि ये एक बहुत बड़ा पैमाना है जोत के आकार का, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप पूर्वांचल में अगर आप यार पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लगभग किसानों का अपेक्षाकृत, पश्चिमी किसानों के अपेक्षाकृत
जोत का आकार कम है तो ये एक कारण बन सकता है, लेकिन इसके बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इसके प्रभाव क्या है, कारण क्या है, उसके निवारण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की वानिकी नीति क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वानिकी नीति क्या है, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश कृषि विविधता, उत्तर प्रदेश की कृषि समस्याएं और उनका समाधान, जिस बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि जब किसी भी चीज का सॉल्यूशन, किसी भी बिंदु का सॉल्यूशन आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको उसका प्रॉब्लम, उसके बारे में आपको प्रॉब्लम ना पता हो। अगर आपको समस्या ही नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करेंगे। अब आ जाइए, उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जितने भी इंडेक्सेस हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के इंडेक्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के इंडेक्स हो, या जो स्टेट वाइड इंडेक्स आते हैं, इन इंडेक्सों की एक अलग सूची बननी चाहिए और उन समस्त मुद्दों पे कि किन प्रभाव पे, अगर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कहीं अगर एक्स आ रही है तो वो एक्स क्यों आ रही है, उसके पीछे के क्या कॉजेज हैं, और उस कॉजेज को जान के फिर हमें उसके निवारण के बारे में, क्योंकि प्रश्न हमेशा निवारण और सॉल्यूशन से ही आपसे अपेक्षित होते हैं। क्योंकि आप एक साल के बाद या विद इन 8 महीने के अंदर अंदर एग्जाम जब आपका मेंस होगा तो 8 से 10 महीने के अंदर आप एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ लोक सेवक के रूप में पद नियुक्त होने वाले होंगे। तो आपसे अपेक्षित सॉल्यूशन ही चाहती है जो भी बॉडीज होती हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का देखिए भूगोल, यानी कि क्या है, ज्योग्राफिकल चीजें, यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उच्चावच संरचना, जलवायु, वनस्पति, खनिज और अपोहा प्रणाली। तो इसमें हम जब इसका जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे उसमें इसका हम बहुत ही अच्छे से सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य, यानी ये नेशनल पार्क की बात कर रहा है और ये अभ्यारण्य की बात कर रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं और उनके किस प्रकार से उनका रख रखाव हो रहा है, उनकी एंटीबॉडीज कैसी हैं, उनमें किस हिसाब से टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि जो उसके अंतर्गत जीव जंतु रह रहे हैं, यानी कि जो पृथ्वी में अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर हमारा समाज है, हम समाज में हमेशा व्यक्ति विशेष, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, लेकिन उसी पृथ्वी का, उसी समाज का भाग हमारे जीव जंतु भी हैं, उनका भी यहाँ पे उतना ही अधिकार है जितना कि इस पृथ्वी पे हमारा अधिकार है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के हमें देखना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र क्या है। देखिए परिवहन तंत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप देखेंगे जब से भारत का ग्रोथ हुआ, आप जितने भी आप डेवलप्ड कंट्रीज को अगर आप देखिए, हालांकि इस बारे में हम जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मैं संक्षिप्त चर्चा करूं कि ये छोटा सा टॉपिक आपको दिख रहा है लेकिन ये आपको औरों से बहुत डिफरेंट ले जा सकता है, रिमार्केबल टॉपिक है। आपको यहाँ पे नंबर मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देखिए परिवहन तंत्र कभी भी, चूंकि ये इकोनॉमिक्स का पूरा भाग है, कभी भी इकोनॉमिक्स में जो लॉजिस्टिक का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सपोज करिए किसी भी चीज का अगर लागत है, अगर वो कम करना है तो परिवहन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो परिवहन है वो कम समय में कम लागत में अगर कोई चीज कहीं पहुंच रही है तो वहां पे क्या है कि कंज्यूमर, यानी कि जो कस्टमर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उन सब को इसमें क्या है कि कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट। तो जो यहाँ पे जो परिवहन तंत्र है, हम जैसे कि रोडवेज हो गया, यानी कि सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे जल परिवहन का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। तो ये जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में क्या विकास की संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में कैसे ये जो है कि उत्तर प्रदेश के विकास में जो परिवहन मार्ग है या परिवहन तंत्र है उनका विकास करके भी उत्तर प्रदेश में इसका हम बहुत ही अच्छे से ताना बाना बुन सकते हैं। अब आइए आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधोसंरचना, यानी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कि रिसोर्सेस पावर है और उत्तर प्रदेश में जो अधोसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसके बारे में ये बात कर रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाह रहा है कि उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चन से आपसे निवारण जानने की कोशिश की जाएगी। अब आइए उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इसके कार्य। अब देखिए
जो बॉडीज हैं, देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जैसा कि भी हमने पीछे भी बात किया था कि सस्टेनेबल ग्रोथ करना हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। यानी ग्रोथ, यानी जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि नहीं मुझे बहुत ही ज्यादा ग्रो करना है अपने आप को, लेकिन ग्रो करना चाहिए, लेकिन जो ग्रो करने का वे है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। गलत काम करके कभी भी ग्रोथ को हम हासिल नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से अगर हम जैसे कहते हैं कि नैतिक काम अनैतिक कार्यों को हमें अपने पास नहीं ले, क्योंकि अनैतिक कार्यों का जो उसका जो सस्टेन या जो लाइफ स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट टर्म तक आप गलत काम को करके बहुत शॉर्ट टर्म तक आप ही अपने आप को अच्छा महसूस या पदस्थापित कर सकते हैं। उसके कारण अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप हाल ही में देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे लोगों का क्या क्या, जो लोग गलत कार्य करते हैं उनका परिणाम भी सदैव गलत होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पृथ्वी पे भी जो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि अगर आप इसे सीरियस नहीं लेंगे तो आप जिस चीज के लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां पे आप स्थित हैं, यानी अगर अपने पृथ्वी को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर आपका ये ग्रोथ किसी भी काम का ये ग्रोथ नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो बॉडीज हैं यूपी में, उनका क्या कार्य है, प्रदूषण को से कैसे हम इन सारे डेवलपमेंट को, क्योंकि डेवलपमेंट भी करना ज़्यादा जरूरी है और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें अपने आने वाले जनरेशन को भी एक सस्टेन ग्रोथ करके देना है। तो इसके बारे में भी हम एक अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान, आर्द्र भूमि। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स वाले, ज्योग्राफी वाले अच्छे से उनको यहाँ पे चीजें समझ में आए, लेकिन जब हम इसे पूरे डिटेल में जब हम इसे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तब हम इसका वहाँ पे विश्लेषण करेंगे। अब देखिए अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना, कार्य समायोजक, जीव जंतु, ये सारे वही मुद्दे हैं। अब देखिए विज्ञान और तकनीक, मुद्दे, प्रसार और प्रयत्न। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, देखिए किसी भी चीज के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय की मांग है। अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। अब जैसे आज से बहुत साल पहले कभी किसी ने इमेजिनेशन नहीं किया होगा कि इस तरीके से भी यूट्यूब पे भी पढ़ाई हो सकती है। आप सोचिए, अगर आज से 10 साल पहले ही, ज़्यादा दूर मत जाइए, हम अपने ही जनरेशन में देखें तो हमने ऐसा इमेजिनेशन नहीं किया था कि आप में से बहुत लोगों ने कि हम यूट्यूब पे यानी मोबाइल लेंगे, या मोबाइल भी हमारे लिए बड़ी बात होती थी कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन आज हो रही है कि मैं यहाँ दिल्ली से खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप हो सकता है किसी छोटे से गाँव, कस्बे या किसी दूरस्थ इलाके में भी बैठ के। तो यानी तकनीक का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, ये समय का डिमांड होता है। तो इसमें इससे रिलेटेड मुद्दे को आपको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश में इसका विकास और प्रभाव, यानी कि ये हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इससे रिलेटेड है। आप प्रीलिम्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि यहाँ पीपीपी मॉडल की बात कर रहा है। पीपीपी मॉडल की बात कर रहा है कि किस हिसाब से जो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र हैं वो मिल के भी उत्तर प्रदेश के कुछ सेक्टर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वो करने के लिए कैसे वो डेवलपमेंट जो है सस्टेन हो, लोगों को रोजगार मिले, उससे रिलेटेड सरकार को फायदा मिले, उससे रिलेटेड जो निजी जो भागीदारी कंपनियां होंगी या जो लोग होंगे या जो समूह होगा, वो कैसे लोकल ही लोगों को रोजगार दे, और वो जो रोजगार हो वो क्या हो, सस्टेन हो, जिससे जो है कि राज्य का विकास हो, और राज्य जो है विकास के क्रम में ही नेशन को भी अपना योगदान दे सके, जैसा कि हमने पेपर 5 में पढ़ा। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके टॉपिक्स जो पेपर 6 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, डिसाइड किया है। अब ये जो टॉपिक है, अब आपको ये बताना है कि क्या हम इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करें, क्या हम टॉपिक वाइज आप हमारे साथ चलना चाहते हैं। अगर आप चलना चाहते हो तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिएगा। पेपर 5 और पेपर 6 हमने सिलेबस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निर्धारित किया है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, अच्छे से उसका विश्लेषण हो गया है। अब आपके पढ़ने के इस क्रम में आप अच्छे से मेहनत कीजिए, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए 5 और 6, जो 5 और 6 है इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये पहली बार ही पूछा जा रहा है पेपर 5 में। लेकिन आपके पास 1 to 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको देखिए। यूपीएससी के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, और देखना भी चाहिए, देखना इन द सेंस कि उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा कि ताकि जो नहीं जान रहे वो कम समय में इस वीडियो के माध्यम से अपना लाभ उठा के अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।